चालू हो गया है। हाँ, ये है जब नोट किया जाए तो उस पर एक आता है पास वाला ना, वही दबाना। इनाय पूरा काट दो। ये शब्द बोलना पड़ेगा कि ये क्लास 12th का है। क्लास 12th के सेकंड पेपर का ये वीडियो है, जिसमें फर्स्ट यूनिट जो आपका है किरण प्रकाश की ऑप्टिक्स, उसका ये है, जिसमें हमने कल बताया दर्पण का सूत्र। और ये स्पेशली वीडियो है फॉर स्कूल स्टूडेंट। बाई चांस यदि विद्यालय पर ना चल पाया सेकंड पेपर, तो जो है ये वीडियो आप लोगों को ग्रुप में हम प्रोवाइड कराएंगे, प्राइवेट एकदम। बाद में फिर इसको प्राइवेट कर देंगे, कुछ दिन के लिए पब्लिक रहेगा। आज समझ में आ रहा है? इना रहे कि ना सुन गए, लेकिन दर्पण का सूत्र पढ़ा दिए हैं। कुछ बच्चे इसमें कल अब्सेंट भी थे, आज भी कुछ अब्सेंट हैं, अब्सेंट वाले कुछ आए हैं। तो एक बार उस डेरिवेशन को हम फिर से बता रहे हैं, जिसमें प्रश्न आता है या प्रूव करने के लिए आता है, सिद्ध कीजिए 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। तो अब चिन्ह परिपाटी में हमने पहले बताया है कि प्रकाश की किरण की विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक ली जाती हैं और दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक ली जाती हैं। कोई भी दूरी हम कहाँ से मापेंगे? ध्रुव से मापेंगे। ध्रुव मतलब पोल। पोल क्या होता है? दर्पण के द्वारक के मध्य बिंदु को ही ध्रुव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ध्रुव। तो एक बार देखा इसको, ये इसका मध्य बिंदु मान लेते हैं, क्या है? P। ये दर्पण का द्वारक यम डैश। और ये चूंकि अवतल दर्पण है तो इसका कलई या पॉलिश किया हुआ भाग उभरा हुआ तल होता है। इसका कलई या पॉलिश किया हुआ भाग कौन सा तल होता है? उभरा हुआ तल होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये इसका क्या है? वक्रता केंद्र। अब ये डिफिनीशन बताया गया है कि दर्पण जिस गोले का काटा गया भाग होता है उसके केंद्र को ही क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। ध्रुव और वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु को ही क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। मान लीजिए हमारा ऑब्जेक्ट मीन्स क्या? वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखा है। अनंत और वक्रता केंद्र के ये पॉइंट मान लेते हैं ए है, ये पॉइंट क्या है? तो प्रतिबिंब बनाने के लिए 3 नियम बताए गए हैं। कल बताया गया था, तो सुनो एक बार, वैसे आज लिखना नहीं है। प्रतिबिंब बनाने के लिए 3 नियम बताए गए हैं। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाती है? फोकस से होकर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में। ये 3 नियम जानेंगे तभी प्रतिबिंब बनेगा। अब अवतल दर्पण में क्या प्रतिबिंब बनता है? 6। उत्तल दर्पण में, बात समझ में आना, 6 अवतल दर्पण में 5 वास्तविक है, 1 क्या है? और उत्तल दर्पण का जो दोनों है वो दोनों ही आभासी है। बात समझ में आया ना? तो ध्यान से सुनिए। हम यहाँ से प्रकाश की किरण आपतित करा रहे हैं, तो परावर्तक तल पर पढ़ के, चूंकि ये मुख्य अक्ष के समांतर है, तो कहाँ से होकर जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। कहाँ से होकर जाएगी? और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में, जहाँ 2 या 2 से अधिक किरणें मिलती हैं वहीं पर तो बिंब का प्रतिबिंब बनता है। तो यहीं पर मान लीजिए मिला, तो वस्तु कौन है? ए बी। तो प्रतिबिंब कौन बना? ए डैश बी डैश। यही है ना? इस पॉइंट को हम मान लेते हैं यस, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं के, और यहाँ पर एक हम अभिलंब डाल देते हैं जिसको मान लेते हैं यन। इतना चीज़ है। अब वो रचना के चरण लिखाया गया, वस्तु ए बी बिंदु ए से जाने वाली किरण मुख्य अक्ष के समांतर होकर बिंदु यस से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण
परावर्तक तल पर K से परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में ये दोनों एक दूसरे को A डैश पर प्रतिच्छेदित करते हैं, अतः बिंब AB का प्रतिबिंब A डैश B डैश बनता है। ये रचना के चरण अपने स्वेच्छा से लिख सकते हैं। अब एक चीज़ और है, कोई भी दूरी हम कहाँ से मापते हैं? ध्रुव से मापते हैं। ध्रुव से फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी स्मॉल f कहते हैं, ये तो कहते हैं। ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी को स्मॉल v कहते हैं। ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसको कैपिटल R से प्रदर्शित किया जाता है। ध्रुव माने P और AB कौन है? वस्तु। ध्रुव से वस्तु तक की दूरी को U कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अब जब आप वैल्यू पुट करें तो उसमें एक चीज़ माइंड में रखें कि जो प्रकाश किरण की दिशा में हो प्लस, जो विपरीत दिशा में हो माइनस। लेकिन दिमाग में रहा है ध्रुव से सब कुछ मापा जाता है। अब देखिए, हमको सिद्ध तो यही करना 1/f = 1/u + 1/। तो हमने कहा ये जिसका ये मिला है, क्या थूथुन कहा था? हाँ चलो थूथुना मिले, माने एक उभयनिष्ठ पॉइंट क्या रहे? जैसे यहाँ पर उभयनिष्ठ पॉइंट C है तो यहाँ पर भी उभयनिष्ठ पॉइंट क्या होगा? ये आप पहला काम आप लोग करेंगे सर्वांगसम करने का या समरूप करने का। पहला काम आप लोग क्या करेंगे? समरूप करने का या सर्वांगसम करने का। दूसरा काम आप लोग क्या करेंगे? सबके आगे क्या बनाने का? क्या बनाने का? इसके बाद आप लोग वैल्यू रखेंगे u v और साथ ही साथ r = 2f। बात समझ में आया? और जब जाने कि अब गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है तो दोनों पक्षों में u v f से क्या कर देंगे? यही माइंड में रखिए, पूरा डेरिवेशन हो जाएगा। बात समझ में आया ना? तो देखो हम क्या करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ABC व त्रिभुज A डैश B डैश C क्या है? समरूप है। क्या है? देखिए लिखेंगे त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज? ABC व त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज? A डैश B डैश। ये त्रिभुज और ये त्रिभुज A डैश B डैश और क्या है? समरूप है। क्या है? तो समरूप का नियम होता है, समरूप का रूल ये है। अब उसको मिलाओ ना कि कल जो था वह लिखा था कि दूसरा कुछ हो ही। यहाँ देखो खाली, अरे बहुत होगा, पॉइंट चेंज कर दिए होंगे, लेकिन जहाँ तक हमारे दिमाग में पॉइंट ही हुआ है वो यस और के और एन। समरूप का नियम होता है कि दोनों त्रिभुज समानुपाती होनी चाहिए। अब समानुपाती का मतलब समझ रहे हैं ना? कल एक त्रिभुज लिए भी थे, 1 2 3, 1 2, तो यहाँ पर 2 4 और, तो इसका नियम होता है छोटी भुजा बटे बड़ी भुजा या बड़ी भुजा बटे। अगर जो एक बार बड़ी भुजा ऊपर लिखे और छोटी भुजा नीचे तो बार बार बड़ी भुजा ऊपर छोटी भुजा, बड़ी भुजा ऊपर छोटी भुजा। अब अगर जो छोटी भुजा ऊपर तो बड़ी भुजा, तो बार बार छोटी भुजा ऊपर और बड़ी भुजा, सबका वैल्यू 1 का आएगा। 3 दूना 2 दूना 1 दुआएं 3 एक्केम, 3 दूना 2 एक्केम 2 दूना। देखो सब समरूप है, समानुपाती है ना? तो ये त्रिभुज हमने मान लिया ABC ये और A डैश B डैश C क्या है? समरूप। क्या है? देखिए तो हम कल छोटी भुजा ऊपर लिए थे कि बड़ी भुजा? बड़ी भुजा लिए थे, तो बड़ी ये भुजा ले लेते। बड़ी भुजा कौन है? AB। इसके समांतर छोटी भुजा कौन है? A डैश B डैश है, बराबर बड़ी भुजा कौन है? BC। तो छोटी भुजा कौन है? B डैश B डैश। इसको मान लें समीकरण नंबर। अब इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अब हम ऐसे चलेंगे इस त्रिभुज में, एक ये वाला त्रिभुज और एक वाला त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? S N F, यस N
वह त्रिभुज ए डैश बी डैश, देखो यहाँ एफ यहाँ एफ यहाँ सी, एक बिंदु उभयनिष्ठ है। क्या है? समरूप है। ये दोनों त्रिभुज क्या हैं? समरूप हैं। तो ऊपर बड़ी भुजा बट्टे छोटी भुजा कर दियो तो नीचे भी बड़ी भुजा बट्टे, तो बड़ी भुजा कौन है? एसएन। बड़ी भुजा कौन है? एसएन है। और छोटी भुजा कौन है? ए डैश। यहां पर बड़ी भुजा कौन है? एनएफ। और छोटी भुजा कौन है? बी डैश। सी कहाँ है? अब इसमें हो बी डैश एफ, इसको मान लें समीकरण नंबर। अब इसमें कुछ चीज़ दिमाग में रखिए, चूंकि एन और पी लगभग क्या हैं? एन और पी लगभग क्या हैं? लगभग ना करो, एन और पी बराबर कर देते हैं। एन पी लगभग, अब लगभग पे कूदत बाटे का लगभग, अब इन कैसे बोल लो ये, अब बोलो बराबर। एन और पी लगभग बराबर हैं। आता है एन बराबर हम क्या लिख सकते हैं? यदि आप ऊपर ध्यान दें, आज तो ऊपर वाला ऊपर भग गया, नहीं सीधा आना चाहिए। एक आयत बन रहा है, एक क्या बन रहा है? और आयत के आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? तो यसियन समांतर है और आमने सामने की भुजाएं समांतर भी होती हैं। एसएन समांतर है किसके? इसीलिए एसएन बराबर क्या होगा? एसएन बराबर क्या होगा? तब समीकरण कैसे? समीकरण कैसे? समीकरण 2 से हम क्या लिख सकते हैं? एसएन के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? ए बी बटा ए डैश बराबर, यहाँ पर एन के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? पी एफ अब बटे बी डैश, इसको मान लें समीकरण नंबर। यदि आप लोग ध्यान दें तो समीकरण 1 का भी बायां पक्ष और समीकरण 3 का बायां पक्ष, ये दोनों आपस में बराबर हैं। ए बी बटा ए डैश बी डैश ये भी है, ए बी बटा ए डैश बी डैश ये भी है। तो समीकरण 1 का बायां पक्ष समीकरण 3 के बाएं पक्ष के बराबर है, तो दायां दाएं के बराबर होगा कि नहीं होगा? तो हम लिख सकते हैं, अब इसको मिटा रहे हैं, समीकरण 1 व 3 से, समीकरण 1 व 3 से, और सबके कॉपी में ये है समीकरण 1 व 3 से। समीकरण 1 व 3 से हम क्या लिख सकते हैं? बी सी बटा बी डैश बराबर पी एफ बटा बी डैश एफ। इसमें कोई दिक्कत? अब आप शुरू कीजिए कि पहला पॉइंट चाहे जैसे हमको क्या बनाना है? पी। पहला पॉइंट चाहे जैसे क्या बनाना है? पहला पॉइंट पी क्यों बनाना चाहते हैं? क्योंकि हम सभी दूरियां कहाँ से मापते हैं? जिसमें 4 चीज है, 1 2 3 और जिसमें एक चीज पी से है, 3 को पी बनाना है। तो हम लिखेंगे चित्र से, चित्र BC बराबर, BC को हम P में कन्वर्ट करना चाहते हैं। देखो BC यही है ना, BC यही है, हम BC को PB माइनस PC लिख सकते हैं कि नहीं? देखो BC को हम PB माइनस PC लिख सकते हैं कि नहीं? तो BC बराबर PB माइनस, चलो एक का काम खत्म, आगे यहाँ भी P आगे यहाँ भी P, यही कॉन्सेप्ट रखिए चाहे जैसे P बनाना है। BC हो गया। अब आ जाइए बी डैश सी पर, बी डैश सी यही है ना। यदि हम पीसी में से पीबी डैश निकाल दें तो बी डैश सी बचेगा। अरे भाई पीसीआ में से पीबी डैश निकाल दें तो क्या बचेगा? बी डैश। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? पी सी माइनस पी बी डैश पी। हम देखो इसको भी सफल हो गए बनाने में पी। बात समझ में आ रहा है? अब बचा है केवल बी डैश एफ। क्या बचा है? बी डैश। तो बी डैश एफ यही है ना। पी बी डैश में से पी एफ निकाल दें तो बी डैश एफ बचेगा कि नहीं बचेगा? तो पी बी डैश में से पी एफ निकाल दें
तो हमारा बी डैश एफ बचेगा। बताओ इस टाइप से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अब ये सब जितने भी वैल्यू हैं इसमें उठा के बी सी की जगह पे इसको रखेंगे, बी डैश सी के जगह पे इसको रखेंगे, बी डैश एफ के जगह पे इसको रखेंगे। इसके बाद हम वैल्यू पुट करेंगे। ध्यान से सुनिए, यहाँ पर देखो लिखा है बी सी, बी सी की जगह क्या लिखोगे? पी बी माइनस पी सी पूरा बटे बी डैश सी के जगह क्या लिखोगे? पी बी डैश बराबर पी एफ तो ठीक है बटे बी डैश एफ के जगह क्या लिखोगे? पी वी डैश माइनस। बात समझ में आया ना? अब हमारा एक काम है यू बी और एफ का मान रखना, यू बी एफ का। अब यहीं पर लिख लें पी बी बराबर सब वैल्यू यहीं, पी सी बराबर पी एफ बराबर पी बी डैश पर। चारे चीज होंगे, 1 2 3, अब पांचवा कहाँ से प्रकट कर दे जब चार है। इधर देखिए पी बी, पी से हमको कहाँ तक जाना है? पी से हमको कहाँ तक जाना है? पी से बी की दूरी वस्तु की दूरी कहलाती है। अब वस्तु की दूरी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? किरण की दिशा इधर हम जा उधर रहे तो क्या होगा? और रियलिटी ये है सब माइनस होंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? पी से सी, ध्रुव से सी तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं विपरीत दिशा में, इसीलिए पी से एफ तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, जिसे माइनस एफ स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, विपरीत है इसीलिए माइनस। पी से बी डैश तक की दूरी को प्रतिबिंब की दूरी कहते हैं और इसको वी से रिप्रेजेंट करते हैं, विपरीत है इसीलिए माइनस। अब इसी में सब वैल्यू पुट करना है, फिगर मिटा दे रहे हैं। अब फिगर का कोई वैल्यू नहीं है, हैं? यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखो पी बी के जगह पे क्या रखोगे? माइनस यू, माइनस पहले से है। पी सी के जगह पे क्या रखोगे? माइनस आर बटे पी सी के जगह पे माइनस आर माइनस पी बी डैश के जगह पे माइनस बी, पी एफ के जगह माइनस एफ, अब पी वी डैश के जगह पे माइनस वी और माइनस पी एफ के जगह पे माइनस एफ। इसी को कैलकुलेट कर लीजिए, सिंप्लीफाई करो। अब माइनस यू माइनस माइनस प्लस आर, माइनस आर माइनस माइनस प्लस वी, माइनस एफ माइनस वी और प्लस एफ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तिरछा गुणा, तिरछा क्या हो जाएगा? माइनस यू प्लस आर और माइनस वी प्लस एफ। यहाँ पर माइनस एफ यहाँ और माइनस आर प्लस वी। बात समझ में आया ना? गुणा करने से पहले या गुणा कर दो, एक बार माइनस यू का गुणा सब में होगा, एक बार प्लस आर का गुणा सब में होगा, तो माइनस और माइनस यू का गुणा वी में करोगे, माइनस प्लस यू का गुणा एफ में करोगे। ये कौन है? ये कौन है? प्लस माइनस आर का गुणा वी में करोगे तो वी आर, प्लस 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 माइनस प्लस 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 होता है। अच्छा आप देखिए बदला लिए कोई तो हमारे मुंह से निकल गया माइनस माइनस प्लस, तो हम कटाक्ष में माइनस माइनस प्लस बोले ना, तो इतना वीडियो एडिट कर ली हैं। क्या देखो गुरु जी को कुछ नहीं आ रहा है। माइनस माइनस का अनमोल कहना अब हमें मिला तो बताई थी यार। देखो प्लस आर का गुणा एफ में करोगे तो एफ आर होगा, माइनस माइनस प्लस एफ आर होगा और प्लस माइनस एफ वी होगा। अब एफ आर से एफ आर कट गया कि नहीं? कहिया कलियाँ 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर काटे, आप एफ आर क्यों काट रहे हैं? अरे भाई आर का वैल्यू 2f ही तो होता है, अभी मल्टीप्लाई पहले में हम काट दिए। क्या बचा? यू वी माइनस यू एफ माइनस वी आर बराबर माइनस एफ वी।
अभी इसको और कैलकुलेट करें। कैलकुलेट करने का मतलब आप एक काम और कर सकते हैं, r बराबर 2f रख सकते हैं, क्योंकि हमारे फार्मूले में केवल u v और f है, r का तो नाम है नहीं है उसमें, तो r को हटाना है। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का क्या गुना होता है? चूंकि r बराबर क्या होता है? 2f। r बराबर तो u v माइनस यू एफ माइनस वी, अब r का वैल्यू कितना है? बराबर माइनस एफ बी, यही होगा ना। तो यू वी माइनस यू एफ और माइनस 2 वी एफ बराबर माइनस एफ वी। तो यू वी, ये माइनस उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस यू एफ, ये माइनस उधर जाएगा प्लस 2 वी एफ, और यहाँ पर देखो ये माइनस यही है एफ बी। तो यू वी बराबर यू एफ, ये कौन है? ये कौन है? प्लस माइनस एफ बी, ये भी है, एफ बी ये भी है। अरे वी एफ कहो या एफ बी कहो, बात एक है। तो 2 में से एक गया, एक एफ बी एफ है। अब देखो गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है, एकरे आगे गाड़ी अब ना बढ़त बा, तो क्या करेंगे? दोनों पक्षों में यू वी एफ से क्या देंगे? भाग। दोनों पक्षों में यू वी एफ से क्या देंगे? भाग। यू वी एफ से क्या देने पर? भाग देने पर। तो देखो यू वी बटा यू वी एफ बराबर यू एफ प्लस एफ बी बटे यू वी एफ। यू बी से यू बी कट गया तो बच्चा 1/f। यहाँ यू एफ के नीचे भी यू वी एफ है और एफ बी के नीचे भी क्या है? यू वी एफ। तो यू एफ से यू एफ कट गया, एफ बी से एफ बी कट गया, तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/। अब जैसा लिखते हो वैसे लिख लो, यहाँ दिख रहा है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। यही तो कल प्रूव किए हैं। इसी को कहते हैं दर्पण का, इसी को क्या कहते हैं? दर्पण का। अब आप लोग इस पर न्यूमेरिकल लगाएंगे। चलिए प्रश्न लिखिए। क्या हुआ? पास करो, करो पास। दर्पण के सूत्र पर न्यूमेरिकल, हम बोली है दर्पण के सूत्र पर न्यूमेरिकल, सब लिखत बस दर्पण के सूत्र पर न्यूमेरिकल। देखो लिखे हैं दर्पण, एनहू लिख भाई लिया टीन दर्पण। लिखो एक अवतल दर्पण, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, अवतल बोल दे तो उसमें फोकस, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी सब क्या होता है? ऋणात्मक। देखो उसमें सब ऋणात्मक है। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु की दूरी क्या लिखे हो? पूरा पढ़ो। अवतल दर्पण को वक्रता की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु की दूरी।
30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु लिखना चाहिए था, वहाँ लिखो 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु हमको दिखाओ कॉपी पहले क्या लिखे हो, तो खिचड़ी बाई है पीछे। ये राइटिंग है। एक अवतल दर्पण की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु की दूरी के लिए प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। 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 देखिए ये प्रश्न, आवाज चालू बा पूरा यार। देखो दिया है वक्रता त्रिज्या को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कै सेंटीमीटर? अब बताओ वक्रता त्रिज्या की दूरी ऋणात्मक ही तो प्रकाशित किरण की विपरीत दिशा में होता है, तब फोकस क्या होगा? वक्रता त्रिज्या के आधा को ही तो फोकस दूरी कहते हैं, या वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? फोकस दूरी का द्विगुना। r बराबर 2f, तो f बराबर r/2। r का वैल्यू है -20/2, तो बताओ कै सेंटीमीटर? माइनस, ये फोकस हो गया। वस्तु की दूरी को u से रिप्रेजेंट किया जाता है, कै सेंटीमीटर है? हाँ, -30, माने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर कौन स्थित है? वस्तु। हमको क्या बताना? प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति। अब देखो अभी तक प्रकाशित किरण से निकाल रहे थे, कह रहा है फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, वस्तु 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है, प्रतिबिंब कै सेंटीमीटर की दूरी बनेगा? माने एकदम एक्चुअल बताओ कहाँ बनेगा? दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र से क्या लिख सकते हो? 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। 1/f, f का वैल्यू है -10 बराबर 1/u, u का वैल्यू है -30 अब प्लस 1/v, या 1/v या 1/-30 प्लस 1/v बराबर -1/10। 1/v बराबर -1/10। अब -1/30 उधर जाएगा तो प्लस 1/30 हो जाएगा। अब 1/v, 30 10 का लासा 30 है, 10 से 30 में भाग दिया कितना आएगा? 3, 3 एक्केम प्लस 30 से 30 कट गया कितना बचा? 30 से 30 कट गया कितना बचा? कौन मॉडल बैठ लो। एक का गुणा 1 में करोगे क्या हो जाएगा? 1/v बराबर -3 + 1 बराबर -, अब बटे 30। तीछा गुणा कर दें या गुणा उड़ा ना करो? 2 एक्केम 15 दूना 1/v बराबर -1/, तो v बराबर -15 सेंटीमीटर। बात समझ में आया कि नहीं? बताओ वस्तु ध्रुव से प्रतिबिंब कितनी दूरी बनेगा? माइनस ना बोलल करो, 15 सेंटीमीटर। ये माइनस ये बता रहा है कि किरण की विपरीत दिशा में हो। दूरी कभी ऋणात्मक होती है, तो ये बीजगणित ना पढ़ा तो दूरी ऋणात्मक नहीं होती इसको छोड़ने पर। ये माइनस चिन्ह यहाँ पर केवल ये बता रहा है कि प्रकाश किरण की किस दिशा में? विपरीत दिशा। और यदि उत्तर धनात्मक आ जाता तो कहने का मतलब प्रकाश किरण की ही दिशा में है। बात समझ में आया? ये पूरा नोट कर लीजिए, पास करो उसको।
आप लोग हेडिंग डालें रेखीय आवर्धन का सूत्र। रेखीय आवर्धन का सूत्र, रेखीय आवर्धन का सूत्र, ध्यान से सुनो। रेखीय आवर्धन का सूत्र क्या होता है इसको पहले सुनिए। प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की दूरी ना कहा थी, प्रतिबिंबवा बाय कितना लंबा। जैसे यहाँ पर 15 सेंटीमीटर लाए हो ना, तो 15 सेंटीमीटर ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी है, लेकिन वास्तव में प्रतिबिंब कितना लंबा बना। अब वस्तु कितना लंबा है इसको कैसे जानोगे, ये रेखीय आवर्धन सूत्र कहलाता है। जैसे आप यहीं पर ऐसे बनाए, ये वस्तु है, ये प्रतिबिंब है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को यू कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को वी, ये फोकस है एफ कहते हैं, ये वक्रता केंद्र है इसको सी कहते हैं, माने आर। लेकिन हाई कितना लंबा ये, और ये कितना लंबा है, तो इसको मेजर करने को ही रेखीय आवर्धन सूत्र कहते हैं। तो ही कहता है प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही प्रतिबिंब का आकार या वस्तु के आकार, लंबाई आकार चाहिए उनको, के अनुपात को ही रेखीय आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं, रेखीय। इसे स्मॉल यम से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल। वहीं एक तरफ फिर कहा गया वस्तु प्रतिबिंब की लंबाई को हम आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इमेज। यहाँ आई का मतलब है इमेज, धारा ना समझो। आई का मतलब क्या है, इमेज। और ओ का मतलब है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट माने बिंब, बिंब माने वस्तु। आई मतलब प्रतिबिंब की लंबाई या प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का, और वस्तु के आकार, वस्तु के अनुपात को ही क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब के आकार और वस्तु के आकार के अनुपात को ही रेखीय आवर्धन कहते हैं। जैसे इसी में प्रश्न कर सकता है 15 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बना है तो कितना लंबा प्रतिबिंब बना है, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, दशमलव में कितना लंबा बना है। इसको मेजर करने को ही क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन। या दूसरी तरफ इसको एक शब्द और कहते हैं, अथवा करके लिखोगे, प्रतिबिंब की दूरी, अब दूरी जानना चाहिए ध्रुव से, प्रतिबिंब की को क्या कहते हो, वी। अब वस्तु की दूरी को क्या कहते हो, के अनुपात को भी रेखीय आवर्धन कहते हैं, m बराबर v अपान u। इसको मान लें समीकरण नंबर 1 है, m बराबर i अपान o को, m बराबर i अपान o को समीकरण 1 माना है, m बराबर v अपान u को समीकरण 2 माना है। तो बताओ समीकरण 1, 2 से m बराबर i अपान o बटे b अपान u लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, हाँ। तो इसका 2 डिफिनीशन है, प्रतिबिंब का आकार और वस्तु के आकार के अनुपात को ही क्या कहते हैं, रेखीय। इसे m से रिप्रेजेंट करते हैं। या प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। समीकरण 1 और 2 का बायां पक्ष बराबर है, इसीलिए दायां दाएं बराबर होगा। तो m बराबर i अपान o बराबर b अपान u। बात समझ में आया। तो आप लोग हेडिंग डाले, फास्ट लिखिए, प्रतिबिंब की आकार तथा प्रतिबिंब के आकार तथा वस्तु के आकार के अनुपात को, प्रतिबिंब के आकार तथा वस्तु के आकार के अनुपात को, प्रतिबिंब की आकार तथा वस्तु के आकार के अनुपात को, आकार के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे स्मॉल यम से प्रदर्शित करते हैं।
इसे स्मॉल यम से प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल यम से प्रदर्शित करते हैं। तो रेखीय आवर्धन बराबर क्या लिख सकते हो? प्रतिबिंब का बटे वस्तु का। रेखीय आवर्धन को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम? मान लेते हैं प्रतिबिंब का आकार क्या है? आई। अब वस्तु का आकार क्या? ओ। तो यम बराबर आई अपान, इसको मान लें समीकरण नंबर, अथवा करके लिखेंगे प्रतिबिंब की दूरी तथा वस्तु की के अनुपात को क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन कहते हैं। अब देखो, रेखीय आवर्धन को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हो? प्रतिबिंब की दूरी को और वस्तु की दूरी को। तो समीकरण 1 व 2 से हम क्या लिख सकते हैं? समीकरण 1 व 2 से हम लिख सकते हैं यम बराबर आई अपान ओ बराबर बी अपान। इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो बताए। अब ये डिफिनीशन लिखाने का हम आवश्यकता नहीं समझ रहा अथवा करके, फार्मूले में ही डिफिनीशन छिपा है। प्रतिबिंब की दूरी वस्तु की दूरी के अनुपात को ही रेखीय आवर्धन कहते हैं। अब डिफिनीशन पूछा भी नहीं जाएगा, न्यूमेरिकल ही आएगा इस पर, आवर्धन वाले पर। तो आवर्धन वाले पर न्यूमेरिकल आता है, तो अब माइंड लगाएं, इस पर काम चलेगा, इस पर काम चलेगा कि दोनों को मिलाकर चलेगा। बात समझ में आया? और इस पर एक एक न्यूमेरिकल ज़रूर बताएंगे, तो इसको नोट कर लें। और आज के लिए बस इतना ही।